अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। वो सर्दियों की एक अंधेरी और भयानक रात थी। हवा साए साए चल रही थी। घर के आंगन का नीम इतनी ज़ोर से हिल रहा था कि जैसे लग रहा था कि अब गिरा की तब। 8 बजे थे, मगर यूँ लग रहा था कि जैसे आधी रात गुजर चुकी है। मैं उस ज़माने में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। ज़मीन फिल्म 3 दिन पहले शहर के मशहूर सिनेमा जगत टॉकीज़ में लगी हुई थी। इस पर इतना रश था कि टिकट मिलना मुश्किल था। हमारे चचा, जो सिनेमा के बेहद रसिया थे, ना मालूम टिकट कहाँ से और कैसे ले आए। दफ्तर से आते ही उन्होंने ऐलान किया कि आज ही सेकेंड शो में चलना है। उस ज़माने में दूसरा शो रात के 10 साढ़े 10 बजे शुरू होता था और 1 डेढ़ बजे के करीब ख़त्म होता था। घटा और तेज़ हवा को देखकर हम सबके दिल बैठे जा रहे थे कि कहीं बारिश न हो जाए और सिनेमा का प्रोग्राम धरा का धरा रह जाए। हुआ ये कि 9 बजे के करीब हवा रुक गई। आसमान साफ़ हो गया, बादल छट गए और मौसम बेहतर हो गया। घर से सिनेमा ज़्यादा से ज़्यादा मील भर के फासले पर होगा। खाना खाकर हम सब लोग पैदल रवाना हो गए। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि चचा ने कहा, जमील, भैया से छड़ी तो ले आओ। मैं छड़ी लेने भैया के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे चचा बहुत भुलक्कड़ हैं। ये छड़ी जो मेरे बाप की निशानी है, मैं उनको नहीं दूंगा। मैंने जाकर चचा से कहा तो वो छड़ी लेने खुद ही आ गए और कहा, भैया आप फिक्र ना करिए, छड़ी वापस आ जाएगी। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई और वादा किया कि मैं भी चलते वक्त चचा को याद दिला दूंगा। आप इत्मीनान रखिए, छड़ी वापस आ जाएगी। मजबूरन भैया ने छड़ी चचा के हाथ में थमा दी और हम तेज़ी से चलते हुए घर के दूसरे लोगों से आ मिले, जो अभी मस्जिद तक ही पहुँचे थे। ये मस्जिद हमारे घर से कोई 200 गज़ के फासले पर होगी। इससे 2 गज़ के फासले पर एक अंधा कुआं था, जो बाबू का कुआं कहलाता था। मशहूर था कि इसमें एक सरकटा रहता है, जो अंधेरी रात में एक आध मर्तबा कुएं से निकलता है और रात गए मोहल्ले के दरवाज़ों पर दस्तक देता है। कुएं के पीछे कब्रिस्तान था और उसके बाद चर्च था, जिसका बड़ा दरवाज़ा ठंडी सड़क पर खुलता था। जगत सिनेमा जाने के लिए बाबू के कुएं को पार करके चर्च की दीवार के बराबर एक पतली सी सड़क पर से गुजरना पड़ता था। फिर एक पुलिया आती थी जो इस तंग सड़क को ठंडी सड़क से मिला देती थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पुराने घने पेड़ लगे थे। जब हम रास्ता तय करके ठंडी सड़क पर आए तो महसूस हुआ कि रात बहुत हो गई है। घने पेड़ों ने अंधेरे को और घना कर दिया था। हम सब की रफ्तार तेज़ हो गई। आगे 100 गज़ के फासले पर सीधे हाथ की तरफ एक स्कूल था और बाईं तरफ एक मैदान, जो सड़क की सतह से लगभग 8-9 फीट निचाई में था। हम सब की रफ्तार तेज़ हो गई। आगे 100 गज़ के फासले पर सीधे हाथ की तरफ एक स्कूल था और बाईं तरफ एक मैदान, जो सड़क की सतह से लगभग 8-9 फीट निचाई में था। ये नीचा इलाका या मैदानी इलाका डिग्गी के नाम से मशहूर था। बरसात होती तो ये तालाब बन जाता, गर्मियाँ आती तो घास का मैदान या टुकड़ा बन जाता। इसके दक्षिण में कुछ कच्चे मकान थे, जिनमें खोसी और गुज्जर रहते थे। इन मकानों में कहीं कहीं रोशनी दिखाई दे रही थी। चर्च से बेगम पुल तक सड़क बिल्कुल सीधी थी। स्कूल के पास से 2-2 फरलांग के फासले पर बिजली के खंभे लगे थे। बेगम पुल पर रोशनी ज़्यादा थी। एक तो यहाँ कई दुकानें थीं जिस पर गैस की लालटेनें जल रही थीं, और दूसरे इस सड़क पर 2 सिनेमा थे, जिनमें से एक जगत टॉकीज़ था। जब हम सिनेमा की चारदीवारी में दाखिल हुए तो बहुत भीड़ थी। पहला शो ख़त्म हो चुका था और दूसरा शो शुरू होने वाला था। हम जल्दी से टिकट देकर अंदर दाखिल हुए और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए।
सबसे आखिरी लाइन में हमारी सीटें थीं और आखिरी सीट बिल्कुल दीवार से मिली हुई थी। चचा उसी सीट पर बैठ गए। फिल्म ख़त्म हुई तो रात के 1:15 बज चुके थे। जमाइयाँ लेते और तेज़ तेज़ चलते हम घर पहुँचे और यहाँ पहुँचकर चचा को याद आया कि वो छड़ी सिनेमा में भूल आए हैं। गज़ब हो गया, उनके पैरों तले की ज़मीन निकल गई। उन्होंने रिक्वेस्ट भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, जमील जल्दी से साइकिल पर चले जाओ और छड़ी ले आओ। शाबाश। एक तो चचा का रौब, फिर उनका ये एहसान कि उन्होंने हमें सिनेमा दिखाया, और दूसरे ये कि छड़ी वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी भी थी। मैंने अच्छा कहा और जल्दी से सीढ़ी के नीचे खड़ी साइकिल की तरफ बढ़ा। मैंने अपने भाइयों में से एक से कहा भी कि वो मेरे साथ चले, मगर वो निहायत बेमुरव्वती से मना करके अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने साइकिल उठाई और जैसे ही उस पर सवार हुआ, मुझे महसूस हुआ कि उसका पहिया ज़मीन से लग रहा है। देखा तो पहिए में हवा नहीं थी। मैंने गुस्से में आकर साइकिल को वहीं पटका और पैदल रवाना हो गया। मस्जिद, बाबू का कुआं, चर्च की दीवार, ठंडी सड़क, डिग्गी, बेगम का पुल और सिनेमा। मैनेजर साहब अभी मौजूद थे। उनसे कहा, वो चचा को जानते थे। एक आदमी उन्होंने मेरे साथ कर दिया। मैं अंदर गया और उस सीट की तरफ बढ़ा जहां चचा बैठे थे। छड़ी दीवार से लगी अकेले खड़ी थी। उसे देखकर दम में दम आया और मैं मैनेजर साहब का शुक्रिया करके घर की तरफ चला। सिनेमा से बेगम पुल पर आया और फिर आगे बढ़ा। हवा तेज़ हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, ना आदम ना आदमजात। डिग्गी के करीब आया तो कच्चे मकानों में से ढोलक और गाने नाचने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं आगे चला और स्कूल के करीब आया। यहाँ बिजली के खंभे ख़त्म हो जाते थे और अंधेरा बढ़ने लगता था। मुझे यूँ लगा जैसे मैं किसी सुरंग से गुज़र रहा हूँ। मेरे कदमों की रफ्तार तेज़ हो गई थी। मैं चाहता था कि ये फासला जितनी जल्दी हो सके तय हो जाए। अच्छा है। रात के इस गहरे अंधेरे में से गुज़रते हुए मुझे हर वो आवाज़ डरा रही थी जो हवा के चलने से पैदा हो रही थी। अभी मैं थोड़ी दूर ही चला हूँगा कि मैंने महसूस किया कि घुंघरुओं जैसी आवाज़ मेरे पीछे से आ रही है। छन 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 छन। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे घुंघरू किसी पालतू जानवर के पैरों में बंधे हों और उसके चलने से छन छन की आवाज़ पैदा हो रही हो। मैंने मुड़ कर देखा तो एक बकरी जैसा जानवर मुझसे कुछ गज के फासले पर था। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसे देखकर मेरी रफ्तार खुद ब खुद तेज़ हो गई। मेरी रफ्तार के साथ उस बकरी नुमा जानवर ने भी अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। मैं ये समझा कि शायद डिग्गी में रहने वाले घोंसियों की ये बकरी है जो खुल गई है और चलते चलते यहाँ सड़क पर आ गई है। अब मैंने महसूस किया कि छन छन की ये आवाज़ मेरे करीब आ गई है। उस वक्त मेरा बुरा हाल था। एक एक कदम 100 मन का हो गया था। मैं अपने ख्याल में बहुत तेज़ चल रहा था। डिग्गी से पुलिया का फासला जो पलक झपकते में तय हो जाता था, अब मीलों का फासला मालूम हो रहा था। मैंने अपनी रफ्तार को और तेज़ कर दिया। बकरी नुमा जानवर ने भी इसी कारण से अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज़ अब मुझसे बहुत करीब हो गई है। मैं जल्दी से सड़क से हटकर कच्चे रास्ते में हो गया। आयतल कुर्सी जो मुझे याद थी, उस वक्त पूरी कोशिश के बावजूद भी याद नहीं आई। दरूद पढ़ने की कोशिश की, वो भी याद नहीं रही। बदहवासी का आलम था। चारों तरफ सन्नाटा, अंधेरी रात, साएं साएं करती तेज़ हवा, पीपल के पत्तों की भयानक शोर। अभी मैं कच्चे रास्ते में 2-4 कदम चला हूँगा कि क्या देखता हूँ कि वो बकरी नुमा जानवर साएं साएं की आवाज़ करता हुआ हवा में उड़ा और मेरे सर से गुज़रता हुआ साएं साएं करता छन से सड़क पर उतरा। अब वो मेरे सामने था। मैं कच्चे में चल रहा था और वो सड़क पर चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था।
छन 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 छन। अब मैंने देखा कि उसका रंग रात की तरह काला है, लंबे लंबे सींग हैं और वो बछड़े के बराबर एक बकरी जैसा जानवर है। उसकी आंखें बिल्ली की आंखों की तरह अंधेरे में चमक रही थीं। वो बराबर मेरी तरफ बढ़ रहा था। छन 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 छन। मैं ठहर गया। वो चलता रहा और जब वो मुझसे कुछ गज के फासले पर रह गया तो फिर सौ की आवाज़ के साथ हवा में उठा और मेरे सर पर से गुजरता छन से सड़क पर उतरा और फिर छन 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 करता मेरे पीछे आने लगा। अब मैंने महसूस किया कि वो भी कच्चे में चल रहा है और मैं पक्की सड़क पर आ गया। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि वो भी सड़क पर आ गया है। फिर मैं कच्चे में आ गया। ये ज़रा सा फासला मेरे लिए क़यामत का फासला बन गया था। मुझे मालूम नहीं कि मैं चल रहा था या रेंग रहा था या खड़ा था। इतनी देर में वो फिर सौ की आवाज़ से हवा में उठा और मेरे करीब ही छन से ज़मीन पर उतरा। अब उसका ये अमल तेज़ हो गया। वो सौ से उठता और छन से उतरता, फिर सौ सौ करता उठता और छन से उतरता, कभी पीछे कभी आगे। मैं एक कदम चलता तो वो मेरे सामने होता, मैं 2 कदम पीछे हटता तो वो मेरे पीछे होता। पुलिया भी 40-50 गज के फासले पर थी। फासले का ये अंदाज़ा मैं आज लगा सकता हूँ। इस बार जब वो सौ की आवाज़ से हवा में उठा और छन से ज़मीन पर उतरा तो मैंने महसूस किया कि वो मुझसे कुछ दूर उतरा है। मैंने सोचा बेहतर ये है कि अपनी सारी ताकत को जमा करके तेज़ी से भागने की कोशिश की जाए। छन 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 की आवाज़ मेरे पीछे से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं सर पर पाँव रखकर भागा। कलमा पढ़ता जा रहा था और भागता जा रहा था। इतनी ही देर में फिर शों की आवाज़ आई और वो मेरे सर से होता हुआ फिर एक बार मुझसे कुछ गज के फासले पर छन से ज़मीन पर उतरा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं भागता रहा। इतने में पुलिया आ गई। मैं जल्दी से उस पर आया और चर्च की दीवार से लगा लगा भागता हुआ बाबू के कुएं के पास आया। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। इतने में फिर शों की आवाज़ आई और वो मेरे सर पर से उड़ता हुआ मुझसे पहले उस कुएं के चबूतरे पर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो बुत की तरह बेहिसो हरकत यानी बिना हिले डुले खड़ा था। इतने में क्या देखता हूँ कि वो गायब हो गया और फिर उसी जगह से कफन जैसे लिबास में लिपटा बगैर सर का एक आदमी मेरी तरफ आ रहा है। बाबू का कुआं मेरे बाईं तरफ था। मैं दाईं तरफ को होकर फिर तेज़ी से भागा। मेरी चीख निकल गई। मैं चीखता जा रहा था और भागता जा रहा था। इतने में मस्जिद के करीब पहुंच गया। मस्जिद से मैदान और फिर घर। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, अंदर से कुंडी लगाई और जल्दी से लिहाफ में दुबक गया, जैसा कि पहले ज़माने के मकानों में होता था। मेरे कमरे का दरवाज़ा घर से बाहर की तरफ भी खुलता था। हरे रंग का छोटा सा बल्ब कमरे में जल रहा था। सामने मेज़ पर मेरी किताबें और कॉलेज नोटबुक रखी थी। मेरी सांस फूल रही थी। जिस्म का सारा खून सूख गया था। मैंने लिहाफ को सर तक तान लिया। कुछ देर तरह तरह के डरावने ख्याल मुझे परेशान करते रहे और फिर नामालूम कब सो गया। अभी सोए हुए मुझे कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मेज़ पर से किताब के गिरने और कुर्सी के खींचे जाने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने लिहाफ मुंह पर से उतारा और देखा कि एक लंबे कद की औरत गहरे लाल रंग की साड़ी पहने मेरी तरफ पीठ किए मेज़ पर झुकी हुई मेरे कॉलेज के नोटबुक के पन्ने उलट पुलट रही है। या अल्लाह, ये कौन है? इस कद और जिस्म की तो कोई औरत हमारे घर में नहीं है और फिर रात गए मेरे कमरे में आने का क्या मतलब है? कुछ देर वो इसी तरह झुकी खड़ी रही। फिर उसने पेंसिल से कागज़ पर कुछ लिखकर कागज़ को फाड़ा और तह करके अपने सीने में रख लिया। ये करके वो मेरी तरफ मुड़ी। उसे देखकर मेरा दम ही तो निकल गया। बैल के जैसी आँखें, ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ी पेशानी और बहुत ही लंबी नाक जो तोते की चोंच की तरह आगे को मुड़ी हुई थी।
उसका मुंह सुअर की तरह गोल और छोटा था। उसने शायद महसूस किया कि मैं लिहाफ में उसे देख रहा हूँ। वो मेरे पलंग के करीब आई और बुत की तरह बिना हिले डुले खड़ी हो गई। बहुत देर तक वो इसी तरह खड़ी रही। मैं दम सादे लिहाफ में चुपचाप लेटा था, ना आवाज़ निकाल सकता था। मैं दम सादे लिहाफ में चुपचाप लेटा था, ना आवाज़ निकाल सकता था और न किसी को मदद के लिए बुला सकता था। कुछ देर बाद वो मुड़ी, चारपाई से हटी और मेज़ की तरफ गई और खूंटी पर टंगी हुई छड़ी को उठाकर घुमाने लगी। घुमाते घुमाते वो फिर मेरे पलंग की तरफ आई। उसके चलने से छन 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 की वही आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। वो इसी तरह बहुत देर तक बुत बनी मेरे पलंग से लगी खड़ी रही। फिर उसने छड़ी की नोक से मेरे लिहाफ को उतारने की कोशिश की। मुझे यूँ मालूम हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब दम निकला कि तब। मैंने लिहाफ को और ज़ोर से दबा लिया। कुछ देर तक वो यही करती रही। जैसे ही वो लिहाफ उतारने की कोशिश करती, मैं पूरी ताकत से लिहाफ को दबा लेता। मैं सोच रहा था, या अल्लाह, आज सुबह कब होगी। बाहर तेज़ हवा चल रही थी। आंगन में खड़ा नीम और हवा की साएं साएं डर को और बढ़ा रहे थे। ऊपर से छत पर दो बिल्लियां लड़ रही थीं, जिनकी डरावनी आवाज़ मुझे मार डाल रही थी। मैंने महसूस किया कि शायद आज मेरी ज़िंदगी की ये आखिरी रात है। कोई भी तो ऐसा नहीं था जो मेरी मदद को आ सके और इस बला से मुझे बचा सके और इस बला से मुझे छुटकारा दिला सके। मैंने दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि 1:15 सिनेमा ख़त्म हुआ। 1:45 बजे हम घर पहुँचे। फिर मैं छड़ी लेने सिनेमा गया और फिर उसके बाद छन 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 वाली घटना घटी। तो शायद 3 बजे मैं घर आ गया हूँगा और कम से कम 1-1.5 घंटे मैं सोया भी। तो फिर इस वक्त 4:30 तो ज़रूर बजने चाहिए। अभी तक कोई मुर्गा बोला और न मुअज्जिन ने अजान दी। वो घोसी जो सुबह तड़के ही अपनी गाय हमारी गली से ले जाता था, आज वो भी नहीं आया। या अल्लाह, ये रात कैसे गुजरेगी। अब क्या बचा होगा। क्या अभी सुबह नहीं हुई? क्या आज सुबह नहीं होगी। छत पर बिल्लियां फिर लड़ने लगीं। इतने में मैंने देखा कि वो मेरे पलंग से हटकर फिर मेरी मेज़ की तरफ जा रही है। मेज़ पर पहुंची और छुपकर मेरे कॉलेज के नोटबुक के पन्ने उलटने पलटने लगी। कुछ देर इसी तरह करती रही। फिर मेज़ पर रखी हुई इंग्लिश की किताब को उठाया और उसे आतिशदान पर रख दिया। कुर्सी को खींचा और उस पर बैठ गई और फिर कुछ लिखने लगी। बहुत देर तक वो लिखती रही और फिर पहले की तरह पन्ना फाड़ा, तह किया और उसे अपने सीने में उड़ेस लिया। इस काम से फ्री होकर इस बार वो मेरे सरहाने की तरफ आई और पूरी ताकत से मेरे मुंह पर से लिहाफ उतारने लगी। इधर वो जोर लगाती, उधर मैं पूरी ताकत से लिहाफ को दबाता। मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियों की पकड़ सख्त हो गई। लंबे लंबे नाखून लिहाफ में कड़ गए। इस बार उसने पूरी कोशिश से लिहाफ को मेरे मुंह से उतार दिया और इसी कोशिश में झर से लिहाफ के फटने की आवाज़ मेरे कानों में आई। अब मेरा मुंह खुला था और मैं उसके रहमो करम पर पलंग पर पड़ा था। कुछ ही देर बाद वो मेरे सरहाने बैठ गई और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। जब वो उंगलियां फेरती तो मेरे सर में मिर्ची सी लगने लगती। एक बार तो उसने इतनी ज़ोर से नाखून गड़ाए कि मैंने महसूस किया कि मेरे सर की सारी खाल उतर गई है। कभी वो ज़मीन पर पैर मारती तो वही छन छन की आवाज़ मेरे कानों में आने लगती। मैं दम साधे यूं ही लेटा रहा। वो मेरे सर को इसी तरह सहलाती रही। रह रहकर मुझे ख्याल आता कि आज शायद सुबह नहीं होगी। ज़ुबैर आज सोते ही रहेंगे। ज़ुबैर यानी मुअज्जिन, यानी जो अज़ान देते हैं, आज सोते ही रहेंगे। रोशनदान की तरफ देखा तो रात का अंधेरा रोशनी में बदल रहा था। वो इसी तरह उंगलियां चलाती रही और मैं चुपचाप उसकी उंगलियों से पैदा होने वाली तकलीफ़ को बर्दाश्त करता रहा कि इतने में अज़ान की आवाज़ मेरे कानों में आई। अज़ान की आवाज़ सुनते ही वो उठी। छड़ी उसके हाथ में थी। उसने दरवाजे की तरफ मुँह किया, कुंडी खोली, दरवाज़ा धड़ से बंद किया
और बाहर निकल गई। मैं इसी तरह पलंग पर पड़ा रहा। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। पलंग से उठकर कुंडी लगाने की भी मुझ में हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद दूध वाले ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं डरते डरते दरवाजे की तरफ गया, जल्दी से कुंडी लगा दी और आवाज़ दी, कौन है? जवाब आया, भैया मैं शबराती। मैंने बर्तन दिया, दूध लिया और वापस आकर पलंग पर बैठ गया। मैंने देखा कि कोई चीज़ मेरे गालों पर जम गई है। हाथ फेरा तो वो खून था जो मेरे सर से बहकर गालों तक आ गया था। लिहाफ देखा तो वो फट गया था। आईना उठाया तो सर में एक जख्म था। और छड़ी, वो भी गायब थी। कॉलेज नोटबुक के 2 कागज़ फटे हुए थे, कई पन्नों पर कांटे से बने हुए थे। और फिर ये हुआ कि मेरे सर के बाल तेज़ी से गिरने लगे और जख्म का वो निशान आज तक मेरे सर में मौजूद है। पहले मैं भूतों, प्रेतों, चुड़ैलों, सरकटों, बदरूहों, आत्माओं और पिछल पैरियों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन उस दिन से ये हाल है कि मुझे चारों तरफ यही चीज़ें नज़र आती हैं। मालूम नहीं आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।